टीएस की सही क्लासेज में। आइए फ्रेंड्स, अपन जैसे कि मैं आपके लिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो टॉपिक अपने क्लास में चल रहा है उसके से रिलेटेड मैं आपके लिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन लेके आया फ्रेंड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ दे रखा पहला क्वेश्चन कि डीसी शंट क्षेत्र फील्ड में ऐसी सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का हुआ। क्या दे रखा फ्रेंड्स, यानी कि डीसी शंट मोटर के फील्ड में किसमें दे रहा है, यहाँ सप्लाई फील्ड में दे रखी सप्लाई। तो बस जैसे हम यहाँ पर फील्ड की बात कर रहा है, अगर जिस प्रकार यहाँ पर किसी आर्मेचर की बात करता तो आर्मेचर में कम्यूटेटर के माध्यम से क्या करता, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता। किसमें कन्वर्ट कर हो जाती, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता आर्मेचर के माध्यम से। कैसे होता है फ्रेंड्स, यानी कि इस प्रकार अपना आर्मेचर होता है। तो अगर मैं एसी सप्लाई यहाँ से एसी सप्लाई लगाता तो एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है, कम्यूटेटर। यानी जो कम्यूटेटर होता है वो किस में कर देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता। परंतु यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यानी कि फील्ड की बात कर रहा है, यानी कि शंट फील्ड की बात कर रहा है। तो शंट जैसे अपने पास फील्ड किस में होता है, यानी कि फील्ड क्या होगा, फील्ड में अपना जिस प्रकार स्थिर होगा। तो फील्ड में अपना एसी सप्लाई देने पर तो किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी कि फील्ड में एसी सप्लाई देने पर प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है स्थिर चुंबकीय क्षेत्र। स्थिर किस में होता है, यानी कि डीसी सप्लाई में स्थिर होगा, तो ये नहीं होगा। दूसरा दे रखा है पास पल्स, यानी कि सी ऑप्शन दे रखा है पल्सेटिंग। पल्सेटिंग किस में होता है, एसी और डीसी का मिश्रण हो तब क्या होता है, पल्सेटिंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है घूर्णी रोटेटिंग होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार होगा, घूर्णित रोटेटिंग। तो हम बस यानी कि शंट की बात की है तो यहाँ पर किस प्रकार का, यानी कि स्थिर यानी घूर्णित नहीं होगा। घूर्णित के लिए हमें कम से कम 2 वाइंडिंगों की आवश्यकता होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, ये 2 वाइंडिंगों की आवश्यकता होती है। यानी कि सिंगल पेज में जिस प्रकार अपने पास 2 वाइंडिंगों की आवश्यकता होती है घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, इसी प्रकार कम से कम उनके बीच में एंगल होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री कम से कम एंगल होना चाहिए 2 पेजों के बीच में। तो बस घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र तब प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि प्रत्यावर्ती होगा, यानी परिवर्तित फ्लक्स पैदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अपने पास, यानी कि सिंगल फेज एसी सप्लाई से उत्पन्न प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र 2 घूर्णित क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। क्या कर रहा है फ्रेंड्स, यानी कि जो सिंगल फेज एसी सप्लाई द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 घूर्णित चुंबकीय क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। यानी कि क्या कर सकते हैं अपन, यानी कि 2 चुंबकीय गुणे विभक्त किया जा सके, यानी कि डबल, यानी कि यहाँ पर डबल रिवॉल्विंग थ्योरी का मेथड लगेगा। क्या लगेगा फ्रेंड्स, यानी कि डबल रिवॉल्विंग थ्योरी का यहाँ पर, यानी कि उसी का दूसरा नाम हो जाएगा यहाँ पर पेरासिस सिद्धांत। यानी कि पेरासिस सिद्धांत में क्या होता है, यानी कि डबल रिवॉल्विंग थ्योरी का सिद्धांत लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, यानी कि जिस प्रकार 2 फ्लक्स पैदा होता है, यानी कि φ1 और φ2। तो यानी कि जो बस यानी कि जो कोणीय वेग होता है ना, यानी कि ओमेगा टी और ओमेगा टी, यानी कि दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि अपोजिट होगा दोनों। जिस प्रकार मैं यहाँ आपको डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ पर इस प्रकार होगा अपने यहाँ पर। किस प्रकार होगा फ्रेंड्स, यानी कि जो फ्लक्स पैदा होगा 2 भागों में बटा होगा यहाँ पर, यानी कि φ1 और φ1 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, φ2 हो जाएगा, एक यानी कि वाइंडिंगों में। और अपने पास जिससे इनके क्या होगा, कोणीय वेग भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि फ्लक्स भी बराबर होगा कि φ1 बराबर φ2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, φ1 बराबर φ2 और जिसे h1 बराबर h2 बोल दूँ यहाँ पर। इसी प्रकार में यहाँ क्या बोलो, WT1 बराबर WT हो जाएगा, WT2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस यहाँ पर अंतर क्या होता है, यानी कि इनका रोटेटिंग जैसे हम बस यहाँ जो ओमेगा यानी परिवर्तित जो फ्लक्स होगा, यानी कि ओमेगा टी होगा, कोणीय वेग होगा, वो क्या होगा, विपरीत होगा। दोनों कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर कोणीय वेग विपरीत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास, यानी कि एक सिद्धांत लगता है, यानी कि जो 2 घूर्णित क्षेत्र विभक्त किया जा सके, यानी कि 2 घूर्णित क्षेत्रों में विभक्त करने के लिए एक सिद्धांत लगता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, पेरासिस सिद्धांत। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि पेरासिस सिद्धांत लगता है, ये और सिद्धांत नहीं लगते यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपने पास, यानी कि तीसरा क्वेश्चन दिया इसमें, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, यानी कि पेरासिस सिद्धांत के अनुसार, देखो फ्रेंड्स ये भी दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड है यहाँ पर, यानी कि पेरासिस सिद्धांत के अनुसार एक प्रत्यावर्ती क्षेत्र प्राप्त 2 चुंबकीय क्षेत्रों में आयाम h1 एंड h2 है
और उनकी कोणीय गति ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है, तो इन राशियों में संबंध होगा। फ्रेंड्स अपने पास यानी कि यहाँ पर देखा था, जैसे अपने पास इसी प्रकार यहाँ पर देखा था, इसी ग्राफ में मैंने क्या दे रखा फ्रेंड्स, यानी कि फिर से सिद्धांत दे रखा है मैंने आपके लिए, सिद्धांत भी लिया है यहाँ से, यानी कि सिंगल फेज धारा के स्टेटर में, यानी कि सिंगल फेज धारा के स्टेटर में यानी कि एसी सप्लाई पर यानी प्रत्यावर्ती द्वारा प्रभावित करने पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि रिजल्टेंट फ्लक्स उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे फेरासी सिद्धांत कहते हैं। यानी कि इसके अनुसार क्या करते हैं, दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उसे क्या करते हैं, दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक भाग क्या होगा, यानी कि φ1 और एक φ2 दे रखा है, प्रत्येक भाग में क्या होगा, φ1 और φ2 हो गया। तो इससे क्या बोलते हैं अपन, जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है यानी परिणामी फ्लक्स होता है, यानी कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो क्या होता है, आधा होता है, यानी कि आधा हो जाता है, φ1 और φ2 हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम बात यहाँ पर क्या होगा, इसी प्रकार एक ग्राफ बन रहा है, यहाँ पर परिणामी फ्लक्स बन रहा है, यहाँ पर क्या होगा, एक विपरीत रूप से उत्पन्न होगा, यानी कि क्या होगा, ये कोणीय आवर्त वेग क्या होगा, यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी तो अपना यहाँ पर स्टेटर और रोटर घूम पाएगा, और जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स क्या होगा, दोनों का यानी बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ अपने पास जैसे आगे इसमें भी एक नियम भी दिया गया यहाँ पर कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा क्या होगा, दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कि 2s प्लस कोस और ओमेगा, यानी कि क्या दे रहा है, कोणीय वेग दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अपना φ1 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये यानी कि h1 के बराबर हो जाएगा, यानी क्या लिखा था मैंने, यानी कि φ1 बराबर φ2 h1 बराबर और h2 लिखा था। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, दोनों प्रकार यानी दोनों कंडीशन बराबर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये तीनों क्या है कंडीशन यानी इक्वल में है, कि φ1 के बराबर क्या हो जाएगा, φ2 हो जाएगा, यानी इधर h लिख दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, φ1 के बराबर क्या हो जाएगा, φ1 के बराबर क्या हो जाएगा, h φ2 हो जाएगा, और इधर h के बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अलार्म बज गया था तो थोड़ा सा ये वेस्ट यानी थोड़ा अपने पास मिस कॉल एंड कॉल आ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा तो टोटल फ्लक्स क्या उनका योग और कोस फाई यानी कोणीय वेग के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार जैसे हम φ1 या h φ1 का मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, h φ2 का मैक्सिमम हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि h के बराबर यानी कि योग क्या होगा, दोनों में समान है तो क्या होगा, इधर यानी φ1 और φ2 क्या हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ अपने पास एक रिवॉल्विंग थ्योरी लग जाएगी, यानी जिस प्रकार अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर ओशन में क्या कहते हैं कि हमारे पास जिस प्रकार ये देखो एक कंडीशन नहीं लगी, यहाँ पर क्या होगा, इन राशियों में संबंध होगा, तो इन राशियों में संबंध क्या बताया था कि h1 बराबर क्या होगा, h2 बराबर होगा, φ1 बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, φ2 हो जाएगा, और ओमेगा 1 बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंडीशन इसमें भी लग रही है, इसमें कंडीशन लग रही है, परंतु अपने पास यहाँ पर पीछे देखना है कि कोणीय वेग एक ही दिशा में होगा, ये कंडीशन नहीं लगी। कोणीय वेग क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि दोनों विपरीत दिशा में होगा तभी तो हमारा टॉर्क उत्पन्न होगा, यानी कि जैसे रोटर और स्टेटर फ्लक्स क्या होगा, दोनों अपोजिट होगा तभी तो रोटर घूम पाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक सप्लाई में फेजों की संख्या कितनी होगी, यानी कि जो रोटेटिंग फ्लक्स प्राप्त करने के लिए आवश्यक यानी कि सप्लाई में कितने फेजों की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स हमारे पास जैसे सिंगल फेज सप्लाई होती है, यानी कि सिंगल फेज सप्लाई में जैसे हमारे पास होती है ना, घरों में जो सप्लाई होती है सिंगल फेज सप्लाई होती है, तो उसमें अपने पास जैसे पंखों में अपना जो अपने पंखों की मोटर होती है या फिर कूलर फैन मोटर फैन जो भी होती है ना, तो उसमें क्या किया जाता है कि अपने पास यानी कि कम से कम कि रोटेटिंग फ्लक्स प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 फेजों की आवश्यकता होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, यानी कि रोटेटिंग फ्लक्स प्राप्त करने के लिए 2 फेजों की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स अपने पास क्या करना पड़ता है वहाँ पर कि फेजों को विभक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, फेजों को विभक्त किया जाता है। तो फेजों को विभक्त किया जाए यानी कम से कम दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल रखा जाता है, जो अपने पास यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या हो जाता है, यानी कि डिफरेंस रखा जाता है। तो फ्रेंड्स अपने पास यानी
रोटेटिंग फ्लक्स प्राप्त करने के लिए उनके बीच में डिफरेंस रखा जाता है। इसको करने के लिए क्या करते हैं अपन, एक ही फेज को दो फेजों में विभाजित कर देते हैं। तो यानी कि कम से कम घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए मतलब कम से कम दो फेजों की आवश्यकता होती है। यानी कितनी आवश्यकता होती है, दो फेजों की कम से कम आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यानी घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए कम से कम दो फेजों की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपने पास, तीन फेज यानी कि जो तीन फेज सप्लाई दे रखी है, इसमें 120 डिग्री पर विस्थापित कुंडलियों में तीन फेज सप्लाई पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी कि थ्री फेज जैसे पर क्या करेगा, यानी कि थ्री फेज सप्लाई में उनमें क्या होता है, यानी कि तीनों फेजों में 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि तीनों फेजों में प्रत्येक फेज में 120 डिग्री का डिफरेंस रखा जाता है। विस्थापित कुंडलियों में तीनों फेज में सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। फ्रेंड्स अपन ने अभी पढ़ा था कि सिंगल फेज में यानी कि चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए कम से कम दो फेजों की आवश्यकता होती है, परंतु यहाँ पर क्या दे रखा है, थ्री फेज। तो थ्री फेज में क्या होगा, एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि स्थिर फ्लक्स किसमें होता है, डीसी सप्लाई में स्थिर फ्लक्स होता है। और अपने पास जो प्रत्यावर्ती फ्लक्स होता है, प्रत्यावर्ती सिंगल पेज में होता है। प्रत्यावर्ती सिंगल पेज यानी कि एक ही कुंडली में जो उत्पन्न फ्लक्स हो क्या होता है, प्रत्यावर्ती होता है। और स्पंद यानी कि एसी और डीसी में मिश्रण होगा तभी स्पंदी फ्लक्स उत्पन्न होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्री फेज सप्लाई से प्राप्त घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी कि जो थ्री फेज से प्राप्त सप्लाई में जो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार होगा। तो फ्रेंड्स अपने पास यहाँ पर क्या होगा कि इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के यानी कि अपने पास क्या होगा यहाँ पर कि सिंगल पेज यानी कि जो थ्री पेज होता है वो सिंगल पेज का 1.5 गुना होता है। यानी कि सिंगल पेज में जो भी उत्पन्न फ्लक्स होता है वो क्या होता है, थ्री पेज का यानी कि सिंगल पेज का 1.5 गुना होता है थ्री पेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑप्शन नंबर ए लास्ट आंसर होगा। यानी क्या दे रहा है कि 1.5 सिंगल फेज द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि आप देखो सिंगल फेज द्वारा किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र पर उत्पन्न होगा, यानी कि स्थिर तो होगा, किस प्रकार हुआ, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पर उत्पन्न होगा, क्योंकि थ्री फेज सप्लाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो प्रत्यावर्ती भी दे रहा है, मगर प्रत्यावर्ती यहाँ पर प्रत्यावर्ती सिंगल पेज के लिए बताएंगे, यहाँ पर थ्री पेज के लिए क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट के रूप में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक छेद ध्रुव के लिए यानी कि छेद ध्रुव थ्री फेज कुंडली में 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज ऐसी सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी क्या दे रहा है फ्रेंड्स, यानी कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना अपन को क्या दे रहा है, छेद ध्रुव और 50 हर्ट्ज में। तो फ्रेंड्स अपने पास यानी कि चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए यानी कि क्या निकालना है अपने सिंक्रोनस स्पीड या फिर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे अपन पास, क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है कि 120 एफ अपॉन क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि पोलों की संख्या होती है। ठीक है, तो 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दे रही है यहाँ पर 50 हर्ट्ज बटे पोलों की संख्या कितनी दी है यहाँ पर अपन ने 6 पोल दे रखी है। ठीक है, 6 से काटो इसको, कितनी बार कट जाएगी, यानी कि 20 बार कट गया। अब आप इसको इससे गुणा करोगे तो कितना जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 1000 क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, यानी कि 1000 आरपीएम इसकी स्पीड हो जाएगी। तो हमारे पास यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की गति कितनी हो जाएगी, 1000 आरपीएम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लो, यानी कि जैसे आप बस सिंक्रोनस स्पीड निकालते हैं वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, यानी कि 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बटा पोलों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 120 इंटू क्या करोगे 50 हर्ट्ज बटे पोलों की संख्या कितनी दे रही है, 6 दे रही है। तो 6 का भाग लगाओ, इसमें कितनी बार गया 20 बार, 20 को 50 से गुणा करोगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, यानी कि 1000 आरपीएम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इनकी चुंबकीय क्षेत्र की गति किस प्रकार की यानी कि गति कितनी होगी, तो यहाँ कितनी जाएगी 1000 आरपीएम चुंबकीय क्षेत्र की गति हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे तुल्यकालिक गति एवं वास्तविक गति का अंतर क्या होगा। फ्रेंड्स हमारे पास तुल्यकालिक गति किसे दर्शाते हैं, एन से, फिर यानी कि वास्तविक गति से किसे दर्शाते हैं, एन से। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस प्रकार हम बात जैसे यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि वास्तविक गति का अंतर क्या कहलाता है, स्लिप कहलाता है। तो स्लिप क्या कहलाता है, यानी कि वास्तविक गति का अंतर क्या कहलाता है, स्लिप कहलाता है। अगर आपको रोटर स्लिप की बात करें, यानी कि स्लिप मूल्य क्या, अगर मोटर की कंडीशन मूल्य तो क्या करेंगे यहाँ पर आर लगा देते हैं, यानी कि जैसे बस तुल्यकालिक मोटर यानी कि इंडक्शन मोटर होती है उसकी स्लिप याद करने के लिए क्या करते हैं अपन, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड को अंतर क्या होता है, स्लिप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि सिंक्रोनस स्पीड एंड
रोटर स्पीड का अंतर क्या कहलाता है? स्लिप कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिया है कि एक थ्री फेज सप्लाई में 440 वोल्ट और 50 से 10 पर एनम मोटर में स्लिप 3% दे रखी है। तो रोटर द्वारा उत्पन्न स्लिप ज्ञात करो। तो रोटर में कितनी स्लिप यानी कि विद्युत बल की आवृत्ति ज्ञात करो, यानी रोटर में उत्पन्न विद्युत बल की आवृत्ति ज्ञात करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रोटर आवृत्ति ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है कि स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? रोटर की आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या करेंगे अपन, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर क्या करेंगे, यानी कि स्लिप कितनी देर की, 3 परसेंट में देर की, तो परसेंट हटाएंगे तो बटेंगे 100 आ जाएगा। मल्टीपल क्या दे रखा है अपने पास? सप्लाई फ्रीक्वेंसी यानी कि 50 से 50 से 100 को काटो, कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 से 3 को काटोगे फ्रेंड्स, यानी कि 1.5 बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस रोटर स्लिप कितनी हो जाएगी, यानी कि रोटर जो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 1.5 हर्ट्ज रोटर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर में वास्तविक गति 950 आरपीएम है। यदि मशीन 6 ध्रुव हो तो प्रतिशत स्लिप ज्ञात करो। यानी क्या दे रखा है? यानी कि मशीन के कितने ध्रुव हो? 6 ध्रुव हो तो स्लिप ज्ञात करो। यानी क्या दे रखा है पास, यानी कि इसकी स्लिप निकालनी अपन को रियल, तो क्या निकालनी? स्लिप निकालनी। तो फ्रेंड्स अपने पास पहले क्या निकालेंगे? सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे। तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि अपने पास क्या होता है? NS बराबर 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्या होता है? पोलों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, जिस प्रकार यहाँ पर अपने पास 120 इंटू 50 हर्ट्ज बटे पोल। अब देखो फ्रेंड्स, अब देखो अपने पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना। आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो तो डायरेक्ट क्या करोगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है फ्रेंड्स? 6000 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट आप पोलो का भाग लगाते हो, क्या करोगे फ्रेंड्स? यानी सभी क्वेश्चन में अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ रही हो तो डायरेक्ट आप इसको सोल्व न करके डायरेक्ट क्या करो? 6000 में पोलो की संख्या का भाग लगा दो। क्या लगा दो? 6000 में पोलो की संख्या का भाग लगा दो। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या आ जाएगा अपन डायरेक्ट, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी। पोलो की यानी कि फ्रीक्वेंसी को ध्यान में देने, यानी फ्रीक्वेंसी दिख लेना। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मिलेगी तो डायरेक्ट क्या करोगे आप? 6000 में किसका भाग लगा दोगे? पोलो की संख्या का भाग लगा दो। तो क्या आ जाएगा अपने पास? यानी कि सिंक्रोनस स्पीड आ जाती है। तो यहाँ पर पोलो की संख्या कितनी दे रही? 6 दे रही है फ्रेंड्स। तो 6 का आप 6000 में भाग लगाओगे तो कितने यहाँ पर 1000 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रतिशत स्लिप ज्ञात करो। तो प्रतिशत स्लिप निकालने की क्या करते हैं? यहाँ पर क्या देगा फ्रेंड्स, यानी कि प्रतिशत स्लिप दे रखी, तो प्रतिशत स्लिप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि NS माइनस NR बटा क्या होता है? NS इंटू क्या होता है फ्रेंड्स? 100 होता है। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने पास यहाँ से प्रतिशत स्लिप निकालेगी तो अपने पास सिंक्रोनस स्पीड कितनी है फ्रेंड्स? 1000 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड है। और डिफरेंस यानी कि रोटर आरपीएम यानी कि रोटर स्पीड को क्या बोलते हैं? वास्तविक गति बोलते हैं। तो 950 बटे क्या करोगे? यानी कि 1000 इंटू क्या करोगे फ्रेंड्स? यानी कि 100% के नीचे 100 भी लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इनका डिफरेंस कितना है? यानी कि 50 इनका डिफरेंस है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 50 है। तो क्या करोगे फ्रेंड्स? यानी 50 बटे क्या हो गया? 1000 हो गया, मल्टीपल क्या हो गया फ्रेंड्स? यानी कि 100 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो। तो स्लिप कितने हैं अपने पास? यानी कि परसेंट स्लिप कितनी है फ्रेंड्स? ये 5% क्या हो जाएगी? इसकी स्लिप हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यानी कि एक 6 ध्रुव प्रत्यावर्तक यानी कि एक अल्टरनेटर दे रखा है जिसके 6 ध्रुव है वो 1000 आरपीएम पर रोटेट कर रहा है तथा इसमें एक इंडक्शन मोटर दे रखी है। यानी कि 8 ध्रुव वाली एक इंडक्शन मोटर को विद्युत सप्लाई दे रखी है। तो यदि मोटर को स्लिप 5% हो तो मोटर की वास्तविक गति क्या होगी? यानी कि मोटर क्या पूछेगी? इसमें वास्तविक गति क्या होगी? तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर अल्टरनेटर का सिंक्रोनस यानी अल्टरनेटर की स्पीड दे रखी है। तो हमारे पास यहाँ पर पूछी गई है यानी कि मोटर की वास्तविक गति क्या होगी? ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारे पास मोटर की वास्तविक गति निकालेंगे।
तो यहाँ पर वास्तविक गति निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, यानी क्या होता है फ्रेंड्स अपने पास, यानी कि जैसे यहाँ पर आर ध्रुव दी है तो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटर क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज उत्पन्न करेगा, यानी कि तो अपना पता ही है कि 50 हर्ट्ज उत्पन्न करेगा, यानी कि ऐसी सप्लाई उत्पन्न होगी तो 50 हर्ट्ज उत्पन्न होगा, क्योंकि इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी क्या माननी पड़ेगी अपन को, 50 हर्ट्ज माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपने पास मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको कि अगर पोल की संख्या दे रखी हो तो क्या करोगे आप, यानी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मानोगे तो क्या करोगे, पोलों की संख्या का डायरेक्ट भाग लगा दो, यानी कि 6000 में डायरेक्ट पोलों की संख्या का भाग लगा देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर 6000 में आप जिस प्रकार 8 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, यानी कि जो सिंक्रोनस स्पीड आएगी 750 आरपीएम क्या हो जाएगी, इसकी सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ यानी कि एनएस कितना है यहाँ पर 750 आरपीएम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर पास स्लिप निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन पास रोटर स्पीड निकालनी, यानी कि वास्तविक गति निकालनी। तो यहाँ क्या होता है, एन आर बराबर होता है कि 1 माइनस स्लिप इंटू क्या होता है, एन एस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि 1 माइनस करोगे स्लिप क्या निकाल, स्लिप कितनी दे रही है 5% बटे परसेंट उठाने बटे में 100 इंटू क्या देगा फ्रेंड्स, यानी कि कितने आया था अपना 750 आरपीएम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या करोगे, इधर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इधर एलसीएम 100 आ जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं 1 लगा दो, तो इधर 1 का भाग कितनी बार जाएगा 100 बार, तो 100 को 1 से गुणा करो कितने आएंगे 100 आ जाएंगे, -5 इंटू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 750 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे सोल्व करते हैं इसको, यानी कि जिस प्रकार अपने पास कितना आया था 100 माइनस कितना आया था फ्रेंड्स, यानी कि 5 बटे कितना आया था 100 आया था इंटू क्या आया था अपने पास, यानी कि 750 आरपीएम। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पर 95 आया, 95 बटे 100 इंटू क्या करोगे 750। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि अपने पास जैसे यहाँ पर रोटर स्पीड कितनी आ जाएगी, यानी कि आप इसको सोल्व करोगे 0 से 0 काट दो, इधर काट दो 15 से, यानी 5 से काट दो इसको 15 बार, 5 से काट दो इसको 2 बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, यानी 712 पॉइंट कुछ स्पीड आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी 712 आरपीएम आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ अपन पास देखना है, अपने पास ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, यहाँ पर बी में भी, यानी सी में भी नहीं है, यानी कि डी में भी नहीं है, तो इसका लमसम आंसर देखना पड़ेगा। तो लमसम क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, यानी कि लगभग आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, क्योंकि ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगला वीडियो मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।